हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सभी? तो आज हम लोग होम साइंस पढ़ने आए हैं, क्लास 12th का। जो भी बच्चा 2027 में एग्जाम दीजिएगा वो उसके लिए होम साइंस आज हम लोग नया चैप्टर चालू करने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं आज हम लोग। जो से बच्चा पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, घर से दूर है, बहुत दूर कोचिंग है, नहीं जा पा रहे हैं, तो वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं। उसके लिए अम्बेडकर कोचिंग सेंटर एक चैनल बनाया, अपना यूट्यूब चैनल अम्बेडकर कोचिंग सेंटर का। तो आप वहाँ पर जाके सब्सक्राइब करके आप उसको अच्छा से एक एक चैप्टर बाय चैप्टर उसका पढ़ सकते हैं। ठीक है, और लाइक भी करिए, सब्सक्राइब करिएगा और अदर अपना दोस्त उसको शेयर करिएगा। ठीक, तो चलिए होम साइंस का देखिए, क्लास 12th का हम लोग का। कितना क्लास का ये? 12th का। क्लास 12th का हम लोग होम साइंस पढ़ने वाले हैं। कौन सा साइंस पढ़ने वाले हैं? होम साइंस। होम साइंस में पहले जान लीजिए, ये हिंदी गृह विज्ञान होता है। होम साइंस का हिंदी क्या होता है? गृह विज्ञान। इसमें आपको जो है 70 नंबर का एग्जाम होगा। वहाँ कितना नंबर का एग्जाम होगा? 70 नंबर का एग्जाम होगा। 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। 30 नंबर का क्या होगा? प्रैक्टिकल। ठीक है, तो 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। ये तो सर उधर से आएगा हम लोग का बोर्ड ऑफिस से, लेकिन हम लोग को इतना ठोकर के लिए तैयारी करना होगा। ठीक, अब इतना ठोक तैयारी करने के लिए उसमें हमको लगभग 500 क्वेश्चन पढ़ना होगा। कितना क्वेश्चन पढ़ना होगा? 500 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिला के। ठीक है, तो फिलहाल तो हम अभी इसका सिर्फ थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसका क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव इसका नेक्स्ट सेशन सब में बनते रहेगा। ठीक, तो पहला चैप्टर में हम लोग का पढ़ेंगे बच्चों को, छोटे बच्चों को जाने। छोटे बच्चों को जानेंगे, उसमें क्या क्या बीमारी होता है, क्या क्या कैसे होता है, वो सब चीज आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए सबसे पहला हम लोग का स्तनपान। क्या है? स्तनपान, ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, अब ध्यान दीजिए स्तनपान क्या होता है। सवाल में आपका क्वेश्चन आएगा कि स्तनपान, डायरेक्ट आ जाएगा नंबर 1 में स्तनपान, आपको उसका 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ये सब जो क्वेश्चन आएगा कितना नंबर का आएगा? 2 नंबर का आएगा। ठीक है, तो उसको आप कैसे व्याख्या करिएगा, स्तनपान क्या होता है? तो ध्यान दीजिए आंसर। माँ द्वारा अपने शिशु को, माँ द्वारा अपने शिशु को अपने स्तनों से आने वाला प्राकृतिक दूध, अपने स्तनों से आने वाला प्राकृतिक दूध पिलाने की क्रिया को स्तनपान कहते हैं। माँ द्वारा प्राकृतिक से आने वाले दूध को जो अपने बच्चों को पिलाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं स्तनपान। उसी क्या बोलते हैं? स्तनपान बोलते हैं। ठीक है, तो स्तनपान आएगा, इसका आंसर कर लेंगे। अब दूसरा है स्तनपान त्याजन। मतलब स्तनपान को जो है बच्चा कैसे त्याग करता है। जैसे मान ली माँ का दूध कोई कोई बच्चा 6 साल तक पीते रहता है। अब होता है क्या कि अब ज्यादा बड़ा हो जाने के बाद ना बच्चा माँ सबको दिक्कत, कठिनाई होने लगता है। ठीक है, तो अब उसको दूध को कैसे छोड़ा जाता है? तो उसी को बोलते हैं स्तनपान त्याजन, कि दूध को कैसे छोड़ाया जाता है। तो उसके लिए क्या करता है माँ सब, कि बच्चा सबको जैसे 6 महीना होता है ना, थोड़ा थोड़ा उसको दाना का देने लगता है, खाना पुना भोजन देने लगता है, बिस्कुट उस्कुट देने लगता है, खरीदा हुआ दूध देने लगता है। ठीक ना, तो उससे क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे आदत लगने लगता है बाहरी खाना का। जैसे ही बाहरी खाना आदत लगने लगता है तो माँ का दूध को धीरे धीरे भूल जाता है और त्याग देता है। चलिए ध्यान दीजिए, वैसे स्तनपान त्याजन का अर्थ बच्चे को माता के दूध के अतिरिक्त अन्य भोजन पदार्थों से परिचित करना। अन्य भोजन पदार्थों से परिचित करना मतलब उसको और कुछ कुछ भोजन को हम लोग देने लगते हैं, दिखाने लगते हैं, ये भोजन खिलाने लगते हैं। ठीक, शिशु माता के दूध पर पूर्णतः निर्भर रहता है। शिशु जो होता है, बच्चा जो छोटा छोटा बच्चा है, तो वो सिर्फ माता का दूध पर ही निर्भर रहता है। ठीक है, लेकिन उस अवस्था में उसे अन्य ठोस तथा अर्ध ठोस एवं पाचक भोजन पदार्थ खिलाए जाते हैं। उसे अन्य ठोस तथा अर्ध ठोस एवं पाचक भोजन पदार्थ खिलाए जाते हैं, जिससे धीरे धीरे वह माता का दूध पीना कम कर देता है। अब बाहरी खाना खिलाने लगेंगे, उसको बाहरी खाना से पेट भरने लगेगा, तो काहे माँ का दूध खोजेगा वो, तो क्या करता है, धीरे धीरे वो भूलने लगता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग वीनिंग। वीनिंग मतलब स्तनपान त्याजन। ठीक, अगला सवाल हम लोग का पोषक तत्व। क्या है? पोषक तत्व। अब पोषक तत्व क्या होता है? इंसान बहुत सब खाना खाता है, मनुष्य बहुत सब खाना खाता है, हम लोग बहुत सब खाना खाते हैं। तो सब खाना में अपना अपना विटामिन होता है, तत्व होता है, प्रोटीन होता है। ठीक ना, अब कौन कौन सा खाना में क्या क्या प्रोटीन होता है। अब हम लोग खाली एक चीज दाल भात सब्जी सब दिन खाते रहेंगे, तो हम लोग को उसी में जो जो विटामिन प्रोटीन है उतनी तो मिलते रहेगा। इसीलिए कहता है कि सब दिन खाना चेंज चेंज करके खाइए। ठीक ना, ताकि आपको सब चीज उपहार मिलते रहेगा। ध्यान दीजिए, आहार के वे तत्व जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण प्रदान करते हैं। आहार के वे तत्व जो शरीर की आवश्यकताओं के अनुरूप पोषण प्रदान करते हैं, पोषक तत्व कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? पोषक तत्व। जो खाना हम लोग खाते हैं, जो हम लोग का शरीर को वृद्धि प्राप्त करता है, पोषण प्राप्त करवाता है, उसको हम लोग पोषक तत्व कहते हैं। ठीक, प्रमुख पोषक तत्व निम्नलिखित है। अब देखिए कौन कौन है। पहला है कार्बोहाइड्रेट। पहला क्या है?
कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है कि यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। दूसरा है प्रोटीन। दूसरा क्या है, प्रोटीन। यह शरीर की वृद्धि करता है। यह शरीर की क्या करता है, वृद्धि करता है। प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि करता है। यह बच्चों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन जो खिलाता है बच्चा सबको, ये सब बच्चों को क्या करता है, शरीर को वृद्धि करता है। तीसरा है वसा। तीसरा क्या है, वसा। इससे शरीर को 3 अम्ल मिलते हैं। वसा से शरीर को क्या मिलते हैं, 3 अम्ल मिलते हैं। कौन कौन, लिनोलिन, दूसरा लिनोलेनिक, और तीसरा क्या है, आर्किडोनिक। आर्किडोनिक। ये प्रोटीन वसा जो हम लोग वसा जो खाते हैं, तेल सब वाला जैसे पदार्थ, ठीक ना, घी सब, मक्खन सब, तो उसमें हम लोग का वसा मिलता है। उससे ये सब चीज वसा हम लोग का आता मिलता है, अम्ल। अब क्या करता वसा, तो शरीर के घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए इनकी उपस्थिति आवश्यक है। शरीर की में घुलनशील विटामिनों के अवशोषण के लिए इसकी उपस्थिति आवश्यक है। तो इसी को हम लोग पोषक तत्व कहते थे। तो 3 पोषक तत्व क्या था, कार्बोहाइड्रेट, दूसरा प्रोटीन, तीसरा वसा। और क्या क्या किसका यूज है समझ गए। चलिए अगला हम लोग क्वेश्चन चौथा देखते हैं। चौथा हम लोग को पीयूष ग्रंथि पे, चौथा क्या है, पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को हम लोग मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, जिसका दूसरा नाम पिट्यूटरी ग्रंथि भी है। क्या ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्रंथि। ये हम लोग का मस्तिष्क में पाया जाता है। कहां पाया जाता है, मस्तिष्क में, ठीक है, ध्यान दें। पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जिसका आकार एक मटर के दाने जैसा होता है। पीयूष ग्रंथि का आकार कैसा होता है, मटर के दाने जैसा होता है। इससे पैदा होने वाला हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की सक्रियता को उत्तेजित करता है। इससे जो हार्मोन हम लोग का पैदा होता है वो पिट्यूटरी, छोटा मोटा दाना से, उससे क्या होता है, शरीर की हर एक प्रक्रिया को वो उत्तेजित करता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। पीयूष विकार होने का मतलब है हार्मोन का बहुत अधिक या कम हो जाना। पीयूष विकार का मतलब क्या होता है, पीयूष ग्रंथि का अगर विकार हो रहा है तो इसका मतलब है कि हार्मोन्स का बहुत अधिक हो जाना या तो कम हो जाना, ठीक है। यही था हम लोग का पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि। अगला है मासिक धर्म। अगला क्या है, मासिक धर्म, मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुएशंस, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, मासिक धर्म लड़कियों या स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग के स्राव को कहते हैं। मासिक धर्म स्त्रियों को हर महीने योनि से होने वाले लाल रंग के स्राव को कहते हैं। 10 से 15 साल की आयु की लड़की या लड़की का अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करना शुरू करता है। 10 से 15 साल की आयु की लड़की का अंडाशय हर महीने एक विकसित अंडा उत्पन्न करने शुरू कर देता है। यह अंडा डिंबवाहिनी नली द्वारा गर्भाशय में पहुंचता है। यदि यह डिंब का पुरुष के शुक्राणु से सम्मिलित न हो तो श्राव बन जाता है। वो क्या जाता है, अपने आप नष्ट हो जाता है, ठीक है। और जो योनि से निष्कासित हो जाता है, इसी श्राव को मासिक धर्म या रजोधर्म या महामारी कहा जाता है, यह कहते हैं। यह महीने में सिर्फ एक बार होता है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ लिए मासिक धर्म। चलिए अगला आते हैं हम लोग छठा। छठा हम लोग का गर्भाशय। छठा क्या है, गर्भाशय, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं, यूटेरस। अब देखिए गर्भाशय क्या होता है। गर्भाशय लगभग नाशपाती के आकार की श्लेष्मिक कला और मांसपेशी की बनी एक खोखला थैला है। गर्भाशय जो है लगभग नाशपाती के आकार की श्लेष्मिक कला और मांसपेशी की बनी एक खोखला थैला है, जो योनि के भीतर स्थित रहती है। इसके सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय रहता है। गर्भाशय के दाएं और बाएं कोण पर डिंबवाहिनी नली खुलती है। नीचे की ओर की ग्रीवा योनि के मुख में खुलती है। इस तरह गर्भाशय में 2 छिद्र, एक ऊपर और तथा एक नीचे होता है। गर्भाशय में ही निषेचित डिंब का विकास होता है। तो ये था हम लोग का गर्भाशय, यूटेरस। यहाँ थोड़ा सा गलती हो गया है, योनि, ठीक है। अब अगला ईयर, जिसको हम लोग कान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कान। देखिए कान, कान 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक है। कान जो है 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक है। इससे ध्वनि या बोले हुए शब्दों का बोध होता है। इससे हम लोग ध्वनि को या तो बोले हुए शब्दों को सुनते हैं, सुनने का बोध होता है, ठीक ना। ध्वनि के द्वारा एक व्यक्ति का अन्य लोगों से संपर्क एवं संबंध स्थापित होता है। ध्वनि के द्वारा हम बोलते हैं तो एक दूसरे को बोलते हैं, सुनते हैं, जानते पहचानते हैं। कोई हमको आवाज दिया तो उससे सुनने के हम घूमते हैं। तो कान क्या था, कान 5 ज्ञान इंद्रियों में से एक है। इससे ध्वनि या बोले हुए शब्दों का बोध होता है, ठीक। ध्वनि के द्वारा एक व्यक्ति का अन्य लोगों से संपर्क एवं संबंध स्थापित होता है। रचना की दृष्टि से कान को 3 प्रमुख भागों में बांटा गया है। पहला है बाह्य कान, वो कर्ण, दूसरा है मध्य कर्ण, तीसरा है अंतःकर्ण।
कर्ण कान को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पढ़ते हैं जीव। क्या पढ़ते हैं? जीव, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टंग। क्या बोलते हैं? टंग। अब देखिए, जीव से स्वाद की अनुभूति होता है। जीव से स्वाद की अनुभूति होती है। जीव एक मांसल अवयव है जो मुख गुहा के निचले तल में जबड़े के हाइड नामक अस्थि से लगा है। जबड़े के हाइड नामक अस्थि से ये लगा हुआ है, जिसका रंग गुलाबी होता है। जिसका रंग क्या होता है? गुलाबी होता है। यह भोजन को मुख से इधर उधर घुमाने, चबाने एवं निगलने में सहायक होता है। इससे वस्तु गर्म या ठंडा, इससे वस्तु गर्म या ठंडा एवं स्वाद का ज्ञान होता है। जीभ से हम लोग का क्या होता है? वस्तु गर्म है या ठंडा है, या कैसा स्वाद है, तीखा है कि कैसा है, फीका है, ठीक ना, तीता है, वो सब हमको पता चलता है। जीभ के अगले भाग से मिठास, अगले भाग से मिठास, पीछे के भाग से तीखापन तथा दोनों किनारे वाले भाग से खट्टेपन का ज्ञान प्राप्त होता है। याद करिए यही सब। जीभ के अगले भाग से क्या पता चलता है? मिठास पता चलता है। और पिछले भाग से क्या पता चलता है? तीखापन पता चलता है। और दोनों किनारों से, दोनों किनारे हैं, दोनों किनारों से हम लोग को क्या पता चलता है? खट्टापन पता चलता है। ठीक है, खट्टेपन का ज्ञान होता है। तो ये था जीभ। अभी बाल्यावस्था मतलब बचपन में विभिन्न रोगों के नाम। बचपन में होने वाले विभिन्न रोगों का नाम क्या है? बच्चा में जो होता है रोग, उस सब का रोग क्या नाम है? ठीक है, चलिए। तो बाल्यावस्था के विभिन्न रोग हैं। बाल्यावस्था के विभिन्न रोग हैं। पहला है अतिसार। पहला कौन बीमारी है? अतिसार। पहला कौन बीमारी है? अतिसार। दूसरा क्या है? खसरा। दूसरा क्या है? खसरा। तीसरा क्या है? हैजा। चौथा क्या है? गलसुआ। पांचवा सर्दी जुकाम। छठा न्यूमोनिया। छठा कौन बीमारी है? न्यूमोनिया। न्यूमोनिया बच्चा होता है। कान दर्द, आंख दुखना, गोलकिर्मी आदि। गोलकिर्मी समझते हो? तो ये 9 बीमारी है। एक और है निमोनिया, 10 गो। समझ लो, ये निमोनिया ही में आता था ना, ये निमोनिया है कि नहीं? तो ये 9 बीमारी है जो बच्चा का बाल अवस्था में होता है। याद करिएगा अच्छा से। अब देखिए अगला सवाल है हम लोग का 10 नंबर, निमोनिया। निमोनिया क्या होता है? निमोनिया देखिए इंग्लिश में, ये साइलेंट बोलता है। निमोनिया शिशुओं को फेफड़े की वायु कोशिकाओं तथा श्वास नली में संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। निमोनिया जो होता है शिशुओं को फेफड़ों की वायु कोशिकाओं तथा श्वास नली में संक्रमण के कारण उत्पन्न होता है। यह कोकस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। निमोनिया जो होता है कोकस नामक जीवाणुओं के कारण होता है। इससे बचने के लिए बच्चों को ठंड के दिनों में उपयुक्त कपड़े पहनाने चाहिए। इससे बचने के लिए बच्चों को क्या करना चाहिए? ठंड के दिनों में उपयुक्त कपड़ा पहनाना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अगला। अगला है विकलांगता क्या है? डिसेबिलिटी। चलिए, तो बोलता है विकलांग वह है जो किसी क्षति अथवा अक्षमता से, किसी क्षति अथवा अक्षमता से किसी व्यक्ति को होने वाला वह नुकसान जो उसे उसकी आयु, लिंग, सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारकों से जुड़ी सामान्य भूमिका को निभाने से रोकता है। अब किसी इंसान का मान लीजिए पैर नहीं है तो उसको विकलांग नाम दिया गया है। अब कोई इंसान डांस पूरा कर रहा है लेकिन उसके पास पैर नहीं है बेचारा, तो डांस कर पाएगा? तो वो होने वाले व्यवहारिक चीज को रोकता है उसको, है कि नहीं? अब कोई दोनों हाथे खत्म है, अब कोई गाड़ी चला रहा है, उसके पास हाथे नहीं तो गाड़ी चला पाएगा? तो उसको रोक रहा है कुछ काम से, ठीक ना? तो सांस्कृतिक कारकों को जुड़ी समस्या भूमिका को निभाने से रोकता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? विकलांगता। ठीक है, अब अगला है तीक्ष्ण अतिसार एवं दीर्घकालिक अतिसार। ठीक है, तो ध्यान दीजिए तीक्ष्ण अतिसार क्या है और दीर्घकालिक अतिसार क्या है। तीक्ष्ण अतिसार को अत्यधिक अतिसार भी कहा जाता है। ठीक है, यह थोड़े समय के लिए परंतु बहुत गंभीर रूप से होता है। तीक्ष्ण अतिसार जो होता है थोड़े समय के लिए होता है लेकिन बहुत गंभीर रूप से होता है। 24 से 48 घंटे तक रहने वाला यह अतिसार अस्वच्छ, गले सड़े और बासी भोजन से होता है। अरे वाह, बासी भोजन से होता है, गले सड़े, रूप खराब हो जाता है, उससे होता है। अत्यधिक अतिसार में रोगी को ज्वर, पेट में दर्द, पतले दस्त आते हैं। इसका प्रभाव ये 2 से 3 दिन तक रहता है। इसका प्रभाव इंसान में 2 से 3 दिन तक रहता है। चलिए, दूसरा है आपका दीर्घकालीन अतिसार। दीर्घकालीन अतिसार क्या है? देखिए ध्यान से। दीर्घकालीन अतिसार
अधिक समय तक रहता है। ठीक, जब रोगी की किसी बीमारी के कारण आंतों की अवशोषण शक्ति कमजोर हो जाती है तब यह रोग हो जाता है। इसमें इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन के साथ साथ पाचन तथा जठर संक्रमण भी हो सकता है। मल के साथ रक्त भी आता है। ठीक है, तो ये है दीर्घकालीन अतिसार। चलिए अगला हम लोग का 13 नंबर है डिप्थीरिया रोग। डिप्थीरिया रोग, तो देखिए डिप्थीरिया रोग क्या है। डिप्थीरिया अत्यंत भयानक संक्रमण रोग है। डिप्थीरिया जो है अत्यंत भयानक संक्रमण रोग है जो कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया, कोरिन बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। यह जीवाणु शरीर में प्रवेश करके गले में पनपते हैं। यह जीवाणु शरीर में प्रवेश करके गले में पनपते हैं और बच्चे में रोग के लक्षण उत्पन्न कर देते हैं। बच्चे में रोग के लक्षण क्या करते हैं? उत्पन्न कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए 14 नंबर हम लोग का चेचक। क्या है? चेचक, जिसको बोलते हैं चिकन पॉक्स। क्या बोलते हैं? चिकन पॉक्स। और लोग सब यहाँ हम लोग का आदमी गांव पहचान में बोलता है उसको गोसाई हुआ है। क्या हुआ है? गोसाई है, बाबा आया है। ठीक ना, 7 दिन तक उसका पूजा करते हैं, गोरो लगते हैं सब करके। चलिए देखिए, तो एक तरह की बीमारी है, बाबा तबा नहीं है, फालतू है। चलिए, चेचक वायु के माध्यम से होने वाला एक रोग है। चेचक जो है वायु से होने वाला एक रोग है। चेचक से मानव जाति को मुक्त कराने का श्रेय एडवर्ड जेनर को जाता है। चेचक बीमारी हुआ था, उसको कैसे खत्म करना है, मानव जाति से उस चेचक को कैसे खत्म करना है, उसके लिए एडवर्ड जेनर ने कुछ दवाई बनाया था। ठीक है, तो जिसने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, जिसने चेचक के टीके का आविष्कार किया था, टीका मतलब उसका दवाई, उसका गोली, उसका इंजेक्शन। तो चेचक का टीके का आविष्कारक कौन है? एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर, ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल में आएगा। किसमें? तो आपका होम साइंस में, कि चेचक के टीके का खोज किसने किया था, ये उसका जनक कौन है, आविष्कारक कौन है। ठीक, तो हम लोग जान गए एडवर्ड जेनर कौन है, एडवर्ड जेनर। अब अगला देखिए 15 नंबर पोलियो, ओपीवी, पोलियो ओपीवी। अब देखिए, सबीन द्वारा विकसित मौखिक पोलियो विषाणु टीका पोलियो तथा लकवा की रोकथाम के लिए विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। लकवा को रोकने के लिए, पोलियो बीमारी को रोकने के लिए ये जो पोलियो का टीका है विश्व भर में प्रयोग किया जाता है। ओपीवी एक खुराक में 10 से 106 तक माध्यका अणु होते हैं। एक खुराक देते हैं, एक बूंद देते हैं ना दवा मुंह में, तो उसमें 10 से 106 तक माध्यका अणु होते हैं। मतलब छोटे छोटे अणु उसमें रहते हैं, बूंद में, एक बूंद दवा में। यह दवा 3 प्रकार से तरल रूप में पिलाई जाती है। यह दवाई जो है 3 प्रकार से तरल रूप में पिलाई जाती है। पहली खुराक जन्म के समय दी जाती है, ठीक है ना। दूसरी तथा तीसरी खुराक प्रति 4 से 8 सप्ताह के अंतराल पर दी जाती है। 4 सप्ताह मतलब 1 महीना के बाद, फिर 8 सप्ताह मतलब 2 महीना के बाद उसको पिलाया जाता है। तो समझ गए पोलियो, ओपीवी। चलिए अब है फीवर, ज्वर। ज्वर देखिए क्या है, जिसको हम लोग बुखार के नाम से जानते हैं। क्या नाम से जानते हैं? बुखार हो गया, वो पापड़ी, पैरासीटामोल खाओ फटाक से, ठीक ना। चलिए, तो फीवर जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश में फीवर, जब किसी व्यक्ति में शरीर से उत्पन्न तथा निष्कासित ताप में संतुलन नहीं रहता, शरीर से उत्पन्न ताप और नियतित ताप में बराबर दोनों नहीं रहता है, तब हम लोग क्या जानते हैं? इसको बुखार धर लिया, फीवर धर लिया। ताप सामान्य से अधिक हो जाता है। ताप जो है शरीर का सामान्य से क्या होता है? अधिक हो जाता है। अब बोलिएगा सामान्य ताप क्या होता है? तो देखिए, तो ऐसी स्थिति को ज्वर कहते हैं। जब ताप सामान्य से अधिक हो जाता है तब ऐसी स्थिति को हम लोग क्या कहते हैं? ज्वर कहते हैं। अब देखिए, मानव शरीर का सामान्य ताप 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड, सेंटीग्रेड मतलब सी जिसको बोलते हैं, शॉर्ट में सी लिखा जाता है। सेल्सियस भी बोलते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखिए 98.6 फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट में कितना? 98.6 होता है। और केल्विन होता है 310। केल्विन में कितना होता है? 310 केल्विन, जो कि यहां नहीं दिया है, वो कभी और पढ़िएगा। यह व्यक्ति को ज्वर कई कारणों जैसे संक्रमण,
कीड़ों के कारण प्रतिरोध, मध्यस्थता, दुर्भावनापूर्ण तथा नशे आदि से आ सकता है। नशा वशा भी ज्यादा कर लें तब पर भी हमको फीवर आ सकता है, बीमार हो सकता है। तो शरीर का तापमान क्या होता है, जितना नॉर्मल होता है उससे बढ़ जाता है ना। 37 डिग्री सेल्सियस है, जैसे फॉरेन हाइट में है 98.6, 104 पहुंच जाता है। ये 39, 40, 41 पहुंच जाता है, ठीक ना। तब समझो कि बुखार, बीमार पूरा ज्यादा हो गया। चलिए अब है अस्थायी दांत, परमानेंट टीथ, समझ रहे हैं, ध्यान दीजिए। तो बालक में अस्थायी 20 दांत निकलने के बाद अस्थायी दांत निकलता है। बालक में 20 गो अस्थायी दांत होता है, उसको निकल जाने के बाद जब उसको पूरा टूट जाता है तब हम लोग का दांत आता है। जब ये अस्थायी दांत टूटते हैं उनकी जगह अस्थायी दांत निकलते हैं। जब अस्थायी दांत टूटते हैं तब उसके जगह पे अस्थायी दांत हम लोग को निकलते हैं। ये दांत 6 वर्ष से निकलना प्रारंभ होता है। चलिए, तो क्या होता है कि अस्थायी दांत जो हम लोग का 6 वर्ष के से निकलना प्रारंभ होता है। अस्थायी दांत 25 वर्ष की आयु तक निकलने जारी रहते हैं। 25 साल का उम्र तक आपका अस्थायी दांत आते रहेगा, उसके बाद कहानी खत्म। जो दांत आ गया वही आ गया, उसके बाद टूटता है, होता है थोड़ा थोड़ा, कभी कभी धीरे धीरे, ठीक ना। तो समझ गए कि नहीं समझा अस्थायी दांत? टोटल क्या को दांत होता है? 32, 25 गो, 32 दांत होता है। टोटल कितने दांत होता है? 32 दांत। 25 वर्ष उम्र तक वो दांत निकलते रहता है। चलिए अब है क्षय रोग। तो अगला क्वेश्चन क्या है? क्षय रोग, जिसको तपेदिक बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में टीबी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टीबी, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस, देखिए इस रोग को टीबी, तपेदिक या ट्यूबरक्लोसिस भी कहा जाता है। यह रोग वायु के द्वारा फैलता है। इस रोग को फैलाने वाले जीवाणु का नाम ट्यूबरकिल बेसिलस है। यह रोग शरीर के विभिन्न भागों में हो सकता है, जैसे फेफड़ों का तपेदिक, आंतों का तपेदिक, ग्रंथियों का तपेदिक, रीढ़ की हड्डी का तपेदिक। इसमें से फेफड़ों का तपेदिक सबसे अधिक फैलता है। यह रोग मनुष्यों के अतिरिक्त जानवरों में भी हो सकता है। क्षय रोग हम लोग का मनुष्य के अलावा जानवरों में भी होता है। चलिए अगला देखिए हम लोग का है टेटनस रोग। टेटनस रोग क्या होता है, ध्यान दीजिए। तो यह रोग अधिकतर जंग लगे धातु से टुकड़ों पर गिरकर या चोट लगने के कारण होता है। अब जो लोहा तो वाला औजार है उसमें जंग लगा हुआ है, ठीक ना, उससे हम लोग का हाथ कट गया या कुछ कट गया या गिर गए, उसी पे चोट लग गया, कटाख ना, तो उससे जो है कीटाणु, कुछ वायरस क्या होता है हम लोग का शरीर में घुस जाता है, ठीक ना। तो धूल मिट्टी के साथ भी टेटनस के जीवाणु चिपक जाते हैं। धूल मिट्टी के साथ भी क्या होता है हम लोग का टेटनस का जीवाणु जो है हम लोग का शरीर में चिपक जाते हैं। यदि रोगी को तत्काल टेटनस का इंजेक्शन न लगाया जाए तो यह रोग हो जाता है। यह रोग के जीवाणु मांसपेशियों को अधिक प्रभावित करते हैं। यह जो रोग है जीवाणु जो है मांसपेशियों को अधिक प्रभावित करते हैं। अब देखिए अगला है अतिसार, ठीक, 20 नंबर। बोलता अतिसार, जब बच्चा दूध हजम नहीं कर पाता है तो उसके पेट में दर्द होता है। जब बच्चा दूध हजम, तो देखिए अतिसार क्या था हम लोग का, जब बच्चा दूध हजम नहीं कर पाता है तो उसके पेट में दर्द होता है। तब उसके पेट में क्या होता है? दर्द होता है और दस्त प्रारंभ हो जाता है। दस्त क्या होता है? प्रारंभ होता है, मतलब उल्टी होना शुरू हो जाता है। क्या हो जाता है? उल्टी होना शुरू हो जाता है। साथ ही उसके पेट दर्द के साथ फूल भी जाता है। पेट क्या होता है? उद्दुम्मा उद्दुम्मा हो जाता है, फूल जाता है, दवा भी नहीं करता है, मायके बाप रे करते रहता है, ठीक है। पेट एवं पैरों में ऐठन भी होते हैं। पेट एवं पैरों में ऐठन होने लगते हैं, ठीक। वह बार बार टांगों को पेट की तरफ मोड़ता है। बार बार टांगों को क्या करता है वो बच्चा? पेट की तरफ मोड़ता है, जिसे अतिसार कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? अतिसार कहते हैं। यह दूध पीने वाले बोतलों या निप्पल की ठीक से सफाई नहीं करने के कारण ये बीमारी उत्पन्न होता है। देखिए माँ के भोजन में गड़बड़ी या बदलाव द्वारा उत्पन्न होता है। माँ के भोजन में गड़बड़ी और बदलाव के कारण भी ये क्या होता है? बीमारी उत्पन्न होता है। तो ये हम लोग का फर्स्ट सेशन था, पहला दिन। अब दूसरा दिन हम लोग 21 नंबर से पढ़ेंगे, ठीक है। अलविदा, बाय।